हे गाइस, नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय निखिल दीक्षित में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। सो दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा वीडियो लेके आया हूं। जिस बेहतरीन से वीडियो के माध्यम से आज मैं आप सभी को इतिहास का थर्ड पार्ट लेके आया हूं दोस्तों। जिस पार्ट में मैं आप सभी को आज दिल्ली सल्तनत के बारे में तमाम जानकारी देने वाला हूं। सो दोस्तों, मैंने इससे पहले मिडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट किया था दोस्तों। कौन सा? मिडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट किया था, मतलब मध्यकालीन इतिहास हमने इससे पहले स्टार्ट किया था। तो दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास में मैंने आप सभी को मोहम्मद गौरी तक हर एक जानकारी मैंने आपको दे दी थी। तो मोहम्मद गौरी तक ही वहाँ पे मध्यकालीन इतिहास जो मैंने आपको बताया था, वहाँ पे मोहम्मद गौरी तक हर एक जानकारी मैंने आपको दे दी थी। और उसके बाद दोस्तों क्या स्टार्ट हो जाता है? मोहम्मद गौरी के बाद दोस्तों दिल्ली सल्तनत यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है। तो आज का हमारा ये नया टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, और आज का ये हमारा नया वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी को मैं पूरी दिल्ली सल्तनत के बारे में तमाम जानकारी देने वाला हूँ। ये आप सभी को बताऊँगा कि दिल्ली सल्तनत पे कौन कौन से सुल्तान आए और किन सुल्तानों ने कब कब राज्य किया और कौन कौन से नए वंश स्थापित हुए। ये सभी तमाम जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो इसी के साथ हम अपना आज का नया टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। इसके बारे में आज का जो टॉपिक है नया, इसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। सो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और ऐसे ही तमाम जानकारी पाने के लिए नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है, अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अथवा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ हम आज की स्टार्टिंग करते हैं। नया टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत, ये दिल्ली सल्तनत दोस्तों कहाँ से कहाँ तक इसकी स्टार्टिंग होती है? तो ध्यान से देखिएगा। दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग होती है दोस्तों 1206 से 1526 के बीच। क्या होती है दोस्तों? दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526। 1206 से 1526 तक दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर राज्य और कब्जा और आक्रमण और युद्ध, ये सभी लड़ाइयाँ ये चला करती हैं 1206 से 1526 के बीच। यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का यहाँ पे पूरा क्या दे रखा है दोस्तों? 1206 से लेकर 1526 तक पूरा दिल्ली सल्तनत है दोस्तों। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं आगे का इसमें बताता हूँ दोस्तों। इसमें दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश थे, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। दिल्ली सल्तनत पे कौन कौन से वंश थे? दो, तीसरा ये है दोस्तों, और चौथा ये। ध्यान से देखिएगा भाई दोस्तों, कौन कौन से वंश आते हैं। तो सबसे पहला आता है दोस्तों गुलाम डायनेस्टी। गुलाम डायनेस्टी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गुलाम वंश। क्या बोलते हैं दोस्तों? गुलाम वंश। ये दोस्तों पूरी दिल्ली सल्तनत है, गुलाम वंश। सबसे पहला दोस्तों वंश आता है दिल्ली सल्तनत के अंदर, वो आता है गुलाम वंश। और दोस्तों गुलाम वंश का शासन कब से कब तक रहता है? तो ध्यान रखिएगा, गुलाम वंश का शासन 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश का क्या रहता है? शासन रहता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी दोस्तों। सबसे पहला दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश होता है? गुलाम डायनेस्टी, गुलाम वंश, और इसका शासन रहता है 1206 से लेकर 1290 तक। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब दूसरा दोस्तों कौन सा वंश होता है? दूसरा वंश होता है खिलजी वंश। कौन सा वंश? खिलजी वंश। दूसरा होता है दोस्तों खिलजी वंश, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में खिलजी डायनेस्टी। क्या बोलते हैं दोस्तों? खिलजी डायनेस्टी बोलते हैं। खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश दोस्तों, इसका शासन कहाँ से कहाँ तक रहता है, कब से कब तक रहता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका शासन दोस्तों रहता है 1290 से लेकर 1320 तक इसका शासन रहता है। किसका दोस्तों? खिलजी वंश का।
खिलजी डायनेस्टी का शासन 1290 से लेकर 1320 के बीच तक रहता है। अब जो तीसरा दोस्तों हमारा आता है वंश, उसका नाम है तुगलक वंश। क्या नाम है दोस्तों? तुगलक वंश। तुगलक वंश क्या नाम है दोस्तों? तुगलक वंश नाम है। मैं आप सभी को पूरी डिटेल से आपको अभी आगे के वीडियो में बताऊंगा। तुगलक डायनेस्टी क्या बोला जाता है? तुगलक डायनेस्टी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं तुगलक वंश। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। इसका शासन कब से कब तक रहता है? 1320 से लेकर 1414 तक इसका क्या होता है दोस्तों? इसका शासन रहता है। किसका दोस्तों? दिल्ली सल्तनत का एक वंश है जिसका नाम है तुगलक वंश, जिसका नाम है तुगलक डायनेस्टी। इसका शासन रहता है 1320 से लेकर 1414 तक इसका शासन रहता है तुगलक वंश का। उसके बाद दोस्तों आखिरी जो वंश होता है जिसका नाम है लोधी वंश। ये दोस्तों दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश है जिसका नाम है लोधी वंश। लोधी वंश डायनेस्टी। दोस्तों दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी वंश है जिसका नाम है लोधी वंश, जिसका नाम है दोस्तों लोधी डायनेस्टी, और इसका शासन कहां से कहां तक रहता है? 1451 से लेकर 1526 तक इसका क्या रहता है? शासन रहता है। क्या रहता है दोस्तों? शासन रहता है। 1451 से लेकर 1526 तक लोधी वंश का क्या रहता है? शासन रहता है। 1526 में भारत में मुस्लिम आक्रमण होता है। कौन आता है दोस्तों? बाबर आता है। बाबर आके क्या करता है? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में। यह चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत के 4 वंश हैं। पहला वंश है गुलाम वंश जो 1206 से लेकर 1290 तक रहता है। फिर आता है खिलजी वंश जो 1290 से 1320 तक रहता है। फिर आता है तुगलक वंश जो 1320 से लेकर 1414 तक रहता है। फिर आता है लोधी वंश जो 1451 से 1526 तक रहता है। ये दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है, ये सेकेंड है, और ये थर्ड है, और ये दोस्तों फोर्थ है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। अब इनके बारे में एक एक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है कि गुलाम वंश में कौन कौन से शासक आए, कौन कौन से शासक हुए, और उन्होंने कब से कब तक राज्य किया, और अपने राज्य या शासन चलाते टाइम उन्होंने क्या क्या कार्य किए और क्या क्या कार्य नहीं किए। उन सभी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो इसे हम इरेज करने जा रहे हैं दोस्तों। दिल्ली सल्तनत, ये चीज़ें सभी आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब दोस्तों सबसे पहला जो हमारा वंश था गुलाम वंश। अब उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन शासक इसमें गुलाम वंश में रहे। गुलाम वंश जिसे हम बोलते हैं दोस्तों गुलाम डायनेस्टी। क्या बोलते हैं? गुलाम डायनेस्टी। ये कब से कब तक रहा दोस्तों? 1206 से 1290 तक गुलाम डायनेस्टी कहाँ रही दोस्तों? दिल्ली सल्तनत में रही। दिल्ली सल्तनत की जो पहला वंश है, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है गुलाम वंश। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गुलाम डायनेस्टी बोलते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, जिसे हम बोलते हैं गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत का ये पहला वंश है जिसका नाम है गुलाम वंश, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं गुलाम डायनेस्टी, और इसका शासन 1206 से लेकर 1290 तक रहा। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब दोस्तों इसका जो गुलाम वंश है, इसका पहला शासक कौन होता है? इसका जो पहला शासक होता है वो उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका क्या है दोस्तों? इसका पहला शासक है।
कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों गुलाम वंश का पहला शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका शासन कब से कब तक रहता है? 1206 से लेकर 1210 तक इसका क्या रहता है? शासन रहता है। 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक इसका क्या रहता है? शासनकाल रहता है। किसका दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसका दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। और दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है? भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। और दोस्तों ये दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क क्या था? पहला तुर्क शासक था। पहला तुर्क शासक था ये दिल्ली सल्तनत का। क्या था दोस्तों? पहला तुर्क शासक था ये दिल्ली सल्तनत का। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क शासक था और इसे भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिसका शासनकाल 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक रहा है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। दोस्तों इसके बारे में एक जानकारी और मिलती है कि इसने क्या नहीं हासिल किया? इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। इसने सुल्तान की उपाधि का मतलब टाइटल, इसने सुल्तान का टाइटल नहीं लिया। दोस्तों इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली। ये चीज़ और भी ध्यान रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। इसने क्या नहीं लिया दोस्तों? इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली। और ये पहला तुर्क शासक था और भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। दोस्तों इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, पर उपाधि दोस्तों इसने कौन सी ली? इसने उपाधि ली मलिक और सिर्फ सलाहकार। इसने उपाधि दोस्तों ली, इसने कौन सी उपाधि ली? इसने उपाधि ली मलिक और किसकी दोस्तों? सिर्फ सलाहकार। दोस्तों इसने कौन सी उपाधि ली? इसने उपाधि ली मलिक की और किसकी ली उपाधि? सिर्फ सलार की उपाधि ली। सिर्फ सलाहकार की उपाधि ली दोस्तों। इसने किसने उपाधि ली दोस्तों? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक की और सिर्फ सलाहकार की उपाधि ली, पर इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली। यह चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि मोहम्मद गौरी के क्या थे? मोहम्मद गौरी के 3 दास थे। कौन थे दोस्तों? मोहम्मद गौरी मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था। इससे पहले हमारा जो टॉपिक था वो मोहम्मद गौरी मैंने आपको बताया था। उसमें से मोहम्मद गौरी का एक दास होता है जिसका नाम है गियासुद्दीन। जिसका नाम है क्या दोस्तों? जिसका नाम है गियासुद्दीन। जो गियासुद्दीन होता है मोहम्मद गौरी का दास होता है दोस्तों। क्या होता है? मोहम्मद गौरी का दास होता है। तो गियासुद्दीन ने ही क्या ली थी? उपाधि ली थी सुल्तान की। गियासुद्दीन ने बाद में क्या लिया? गियासुद्दीन ने बाद में दोस्तों सुल्तान की उपाधि धारण की। गियासुद्दीन ने सुल्तान की
सुल्तान की उपाधि धारण की। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासन 1206 से 1210 ईस्वी तक रहता है। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी इसे माना जाता है और ये पहला तुर्क शासक था। इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। और इसने उपाधि कौन सी ली दोस्तों? इसने उपाधि मलिक की और सिप सलाहार की उपाधि इसने धारण की। और दोस्तों, मोहम्मद गौरी का एक दास होता है जिसका नाम है गियासुद्दीन। उसी ने दोस्तों सुल्तान की उपाधि बाद में धारण कर ली। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों, एक बात और भी नोट कर लीजिएगा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसे दास्ता से मतलब मुक्ति कब मिल गई? दास्ता का मतलब होता है जो राज्य शासन, इससे मुक्ति इसे कब मिल गई दोस्तों? तो इसे मुक्ति मिल गई 1208 में। इसे दास्ता से मुक्ति 1208 में मिली। कब मिली दोस्तों? 1208 में इसे दास्ता से मुक्ति मिली। इसे दास्ता से मुक्ति 1208 में मिली। ये चीज़ आप क्लियर नोट कर लीजिएगा। ये दोस्तों इसका नेक्स्ट पॉइंट है। किसे दोस्तों दास्ता से मुक्ति मिली? कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति 1208 ईस्वी में मिली। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब ये एक चीज़ दोस्तों और भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसकी राजधानी कौन सी थी दोस्तों? इसकी राजधानी थी लाहौर। इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी दोस्तों लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी दोस्तों? लाहौर थी। और ये लाहौर से ही बैठकर पूरा शासन चलाता था। ये लाहौर से ही बैठकर दोस्तों पूरा शासन चलाता था। ये लाहौर से ही बैठकर पूरा शासन चलाता था दोस्तों। 1206 से लेकर 1210 तक इसने जितना भी शासन किया वो लाहौर में बैठकर ही इसने पूरा शासन चलाया। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब ये दोस्तों जो लाहौर है ये कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, ये रावी नदी के किनारे पड़ता है। कहाँ पड़ता है? रावी रिवर के किनारे पड़ता है लाहौर। वहीं से बैठकर इसने पूरे शासन को क्या किया? पूरे शासन को चलाया। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या बोला जाता था? इससे बोला जाता था लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला, लाख बख्श। इसे क्या बोला जाता था? लाख बख्श बोला जाता था। क्या बोला जाता था? लाख बख्श बोला जाता था। लाख बख्श वो होता है जो लाखों का दान करने वाला, इसे बोला जाता था लाख बख्श। क्या बोला जाता था? लाख बख्श बोला जाता था। ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसे लाख बख्श बोला जाता था। किसको दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श बोला जाता था। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से में दोस्तों ये क्वेश्चन आ जाता है कि लाख बख्श कौन से शासक को बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, लाख बख्श दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब दोस्तों इसे टाइटल क्या दिया गया था? इसे टाइटल दिया गया था कुरान खान का। इसे टाइटल क्या दिया गया था? इसे टाइटल दिया गया था कुरान खान। क्या टाइटल दिया गया था? इसे टाइटल दिया गया था कुरान खान का। कुरान खान का दोस्तों इसको टाइटल मिला था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब दोस्तों उसके बाद 1210 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हो जाती है।
1210 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु दोस्तों इसकी कब हो जाती है? 1210 में। मृत्यु इसकी कब हो जाती है? 1210 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1210 में ये निकल लेता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब इसके द्वारा दोस्तों कुछ वर्क्स एंड बिल्डिंग्स भी हैं, इसके द्वारा कुछ कार्य भी कराए गए और इसके द्वारा कुछ बिल्डिंग्स भी बनवाई गई। तो दोस्तों अब मैं इसको इरेज करके, आप इसे नोट कर लीजिए। इसे इरेज करने के बाद मैं आप सभी को इसके द्वारा बनवाए गए कुछ महल वगैरह हैं वो भी मैं आप सभी को बताता हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो चीज़ बनवाई गई है, इसके द्वारा क्या क्या कार्य कराए गए और कौन कौन से बिल्डिंग्स वगैरह बनवाई गई, ये सभी तमाम जानकारी आपको यहीं पे मिलने वाली है। तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। जो भी आपको कोई भी क्वेरी हो दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके द्वारा जो वर्क्स एंड बिल्डिंग्स, मतलब जो कार्य कराए गए और जो जो बिल्डिंग्स बनवाई गई उनके बारे में भी आप सभी को मैं बताता हूं। तो दोस्तों इसके वर्क एंड बिल्डिंग के बारे में जब बात करते हैं तो सबसे पहला जो इसका बड़ा काम है दोस्तों, वर्क्स एंड बिल्डिंग्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है कुतुब मीनार का। किसका आता है दोस्तों? कुतुब मीनार का। किसका नाम आता है? कुतुब मीनार का दोस्तों सबसे पहला नाम आता है। जब इसके वर्क्स एंड बिल्डिंग की बात की जाती है तो कुतुब मीनार का नाम सबसे पहले आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दोस्तों क्या किया गया था? कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब दोस्तों ये जो कुतुब मीनार है ये किस लिए इसने बनवाया? एक सूफी संत थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। जिनका नाम था दोस्तों, एक सूफी संत थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसने ये कुतुब मीनार बनवाया था। सूफी संत एक सूफी संत थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उन्हीं की याद में इसने क्या बनवाया दोस्तों? उन्हीं की याद में इसने क्या बनवाया? उन्हीं की याद में दोस्तों इसने कुतुब मीनार बनवाया। की याद में क्या बनवाया? कुतुब मीनार बनवाया। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। दोस्तों कुतुब मीनार जो बनवाया गया वो सूफी संत एक थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इन्हीं की याद में इसने क्या बनवाया दोस्तों? कुतुब मीनार बनवाया। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। फिर उसके बाद दोस्तों वर्क्स एंड बिल्डिंग के बारे में जब बात करते हैं तो इसका दूसरा जो वर्क आता है जिसका नाम है दोस्तों अढ़ाई दिन का झोपड़ा। क्या नाम है दोस्तों? अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये इसका दोस्तों सेकंड काम है। इसके द्वारा जो दूसरा कार्य कराया गया ये है दोस्तों अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ये क्या था दोस्तों? ये एक मस्जिद थी जो अजमेर में बनी है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक क्या थी दोस्तों? मस्जिद थी। क्या थी? मस्जिद थी जो कहाँ बनी है? अजमेर में बनी है। अजमेर में बनी है। तो दोस्तों ये जो मस्जिद बनाई गई ये कहाँ पे बनाई गई? अजमेर में बनाई गई। बताया ये जाता है, कहा ये जाता है ये जो मस्जिद बनवाई गई थी अजमेर में, यहाँ पे पहले संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। इसी संस्कृत विद्यालय को तोड़कर इसने क्या बनवाया था? मस्जिद बनवाई अजमेर में, जिसका नाम पड़ा दोस्तों अढ़ाई दिन का झोपड़ा। इसी संस्कृत विद्यालय को तोड़ के कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद बनवाई अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो अजमेर में मौजूद है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी।
फिर उसके बाद दोस्तों इसका जो तीसरा कार्य है वो एक मस्जिद और बनवाता है, जिसका नाम है दोस्तों है, आप ध्यान से देखिएगा, कुबात उल इस्लाम मस्जिद। क्या नाम है? कुबात उल इस्लाम मस्जिद। ये दोस्तों इसका तीसरा कार्य है, कुबात उल इस्लाम मस्जिद इसके द्वारा बनवाई गई थी। ये इसका क्या है? तीसरा कार्य है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और दोस्तों ये जो कुबात उल इस्लाम मस्जिद है ये कहाँ पे मौजूद है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो कुबात उल इस्लाम मस्जिद है ये दिल्ली में मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है? ये दिल्ली में मौजूद है। ये दोस्तों कहाँ पे मौजूद है? ये दिल्ली में मौजूद है। और इसी को दोस्तों भारत की पहली मस्जिद भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसी को भारत की क्या बोला जाता है? पहली मस्जिद, इंडियाज फर्स्ट मस्जिद, भारत की पहली मस्जिद भी बोली जाती है। दोस्तों इसे ही कुबात उल इस्लाम मस्जिद जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में बनवाई गई थी, इसे ही भारत की पहली मस्जिद भी बोला जाता है। ये चीज़ आपको आनी चाहिए। फिर दोस्तों इसका शासनकाल बस यहीं तक सीमित था, और इसके शासनकाल की जो मेन चीज़ें थी, मेन क्या, मैंने हर एक जानकारी आपको यहाँ पे बताई है। अब इसके बाद अगला शासक आता है जिसका नाम है इल्तुतमिश। क्या नाम है दोस्तों? इल्तुतमिश। तो मैं अगले शासक पे चलता हूँ, इसे आप नोट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो दोस्तों गुलाम वंश का जो अगला शासक है जिसका नाम है इल्तुतमिश। क्या नाम है दोस्तों? इल्तुतमिश। ध्यान से देखिएगा एक एक चीज जो हमारे द्वारा यहाँ पे बताई जाती है। इल्तुतमिश दोस्तों गुलाम वंश का जो दूसरा शासक है जिसका नाम है क्या? इल्तुतमिश। गुलाम वंश का दोस्तों दूसरा शासक है इल्तुतमिश। क्या नाम है दोस्तों? इल्तुतमिश। गुलाम वंश का दूसरा शासक है इल्तुतमिश, और इसका शासनकाल रहता है दोस्तों 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक इसका क्या रहता है? शासनकाल रहता है। किसका दोस्तों? गुलाम वंश का दूसरा शासक जिसका नाम है इल्तुतमिश, जिसका शासन रहता है 1211 से लेकर 1236 तक। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। दोस्तों गुलाम वंश का दूसरा शासक है जिसका नाम है इल्तुतमिश, इसका शासन रहता है 1211 से लेकर 1236 इसका शासन रहता है। अब दोस्तों ये जो इल्तुतमिश है इसके नाम का अर्थ क्या है? इसके नाम का अर्थ है साम्राज्य का स्वामी। इसके जो नाम है दोस्तों इसका अर्थ है साम्राज्य का स्वामी। साम्राज्य का स्वामी, साम्राज्य का स्वामी इसे बोला जाता है। बोला क्या जाता है दोस्तों? इसके नाम का अर्थ ही है साम्राज्य का स्वामी। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा जरा, इसे और क्या बोला जाता है दोस्तों? रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसे दोस्तों दिल्ली सल्तनत का क्या माना जाता है? रियल फाउंडर माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर इल्तुतमिश को माना जाता है। रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसे दोस्तों क्या माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर माना जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। दोस्तों इल्तुतमिश एक दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र और आखिरी, मतलब पहला और आखिरी ऐसा शासक था जिसने क्या दोस्तों धारण किया? दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने
सुल्तान की दोस्तों क्या उपाधि धारण की, सुल्तान की उपाधि इसने धारण की। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। सुल्तान की उपाधि धारण की, सुल्तान की उपाधि दोस्तों इल्तुतमिश ने धारण की। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब दोस्तों इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है दासों का दास। इसे दोस्तों दासों का दास भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दासों का दास। दासों का दास भी इसे बोला जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। दोस्तों गुलाम वंश का दूसरा शासक है जिसका नाम है इल्तुतमिश। इसका शासनकाल 1211 से लेकर 1236 के बीच तक रहता है। इसके नाम का अर्थ है साम्राज्य का स्वामी। और दोस्तों ये रियल फाउंडर था किसका? दिल्ली सल्तनत का। और दोस्तों इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। किसने? इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि धारण की। ये दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक है जिसने क्या किया दोस्तों? सुल्तान की उपाधि धारण की। और इसे दोस्तों दासों का दास भी बोला जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने क्या किया था दोस्तों? कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था। पर इसके शासनकाल में क्या होता है कि कुतुब मीनार जो है पूरी तरह से बन के तैयार हो जाता है। मतलब इसके शासनकाल में कुतुब मीनार जो था वो पूरी तरह से निर्माण होके मतलब तैयार हो चुका था इसके शासनकाल में। किसके? इल्तुतमिश के शासनकाल में कुतुब मीनार का निर्माण इसके शासनकाल में पूरा हुआ था दोस्तों। ये याद रखिएगा आप। इसके शासनकाल में कुतुब मीनार का जो निर्माण है दोस्तों वो पूरा हो जाता है। किसके? इल्तुतमिश के शासनकाल में। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब दोस्तों इसके जो शासन था, इसके शासनकाल में कुछ दोस्तों मुद्रा चलती थी। कौन कौन सी मुद्रा चलती थी? पहली मुद्रा थी टका, दूसरी थी जीतल मुद्रा। पहली दोस्तों मुद्रा थी टका। क्या नाम था? टका। पहली दोस्तों मुद्रा जो थी जिसका नाम है टका और दूसरी मुद्रा है जीतल। क्या नाम है दोस्तों? जीतल। दूसरी मुद्रा है जीतल। पहली मुद्रा थी टका, दूसरी मुद्रा है दोस्तों जीतल। ये दो मुद्राएं चलती थी किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में। इसी ने ये दोनों मुद्राएं चलाई थी अपने शासन में, टका और जीतल। ये जो टका होती है दोस्तों ये सिल्वर की होती है। किसकी होती है? सिल्वर की मुद्रा। और ये जो मुद्रा होती है दोस्तों कॉपर की होती है। किसकी होती है? कॉपर की होती है, मतलब CU की होती है। और सिल्वर AG की होती है, जिनके दोस्तों केमिकल नेम हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। जो टका होती है दोस्तों मुद्रा ये होती है सिल्वर की। और ये जीतल जो मुद्रा दूसरी होती है ये होती है कॉपर की। ये किसके द्वारा चलाई गई? ये इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई। अब दोस्तों ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है, इसके द्वारा ही इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया गया। इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की इसने। दोस्तों इसके शासनकाल में ही क्या हुआ? इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इसने की। किसने? इल्तुतमिश ने। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा इक्ता क्या होता है? इक्ता, ये इक्ता व्यवस्था क्या होती है ये ध्यान रखने वाली चीज़ है दोस्तों। इक्ता व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जैसे कोई भी राजा हो, कोई भी मतलब शासक हो, उसके शासन काल में दोस्तों सेना होगी, बिल्कुल होगी, पुलिस व्यवस्था होगी, आर्मी वगैरह होगी, फौज होगी, ये सभी होंगे ना। तो दोस्तों सेना को
मतलब तनख्वाह की बजाय, मतलब सैलरी की बजाय ये क्या देता था, ज़मीन देता था। सेना को सैलरी के बजाय ज़मीन देता था। इसी ज़मीन देने की बात को क्या बोला जाता है, इक्ता व्यवस्था बोला जाता है। इक्ता का मतलब है कि मतलब जो सैलरी होती है, जैसे जो फौजी होते हैं उनको सैलरी दी जाती है, तो इसने क्या किया था दोस्तों, इक्ता व्यवस्था को शुरू करके सैलरी की जगह पे ये ज़मीन देता था उन फौजियों को। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब दोस्तों इसने जो इल्तुतमिश है, इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों, तो इसने अपनी राजधानी क्या बनाई, दिल्ली बनाई। इसने अपनी राजधानी क्या बनाई दोस्तों, इसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। इसने अपनी राजधानी क्या बनाई दोस्तों, दिल्ली बनाई। इसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब दोस्तों इसने जो इल्तुतमिश ने बगदाद के एक खलीफा हैं जिनका नाम है दोस्तों अल मुतसिर बिलगत, जिनका नाम है दोस्तों अल मुंतसिर बिलग्रह, इनसे क्या किया था, इसने मान्यता प्राप्त की थी। मतलब बगदाद के खलीफा से इसने क्या किया था दोस्तों, मान्यता प्राप्त की। मान्यता का प्राप्त करने का मतलब ये है कि दोस्तों ये जब शासक बना दोस्तों, जब ये शासन कर रहा था, जब ये गद्दी पे बैठा था, तो इसने मान्यता इसलिए प्राप्त की ताकि कल को कोई भी शासक हम पे अटैक करे तो ये मान्य होना चाहिए कि इल्तुतमिश ही यहाँ का क्या है दोस्तों, शासक है। यहाँ का जो रियल शासक है उस टाइम का वो इल्तुतमिश है। इसी के लिए इसने क्या किया दोस्तों, बगदाद के खलीफा थे उनसे इन्होंने क्या प्राप्त किया, मान्यता प्राप्त की कि यहाँ का शासक कौन है, इल्तुतमिश है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब दोस्तों इसने क्या किया था दोस्तों, किस चीज़ का गठन किया था, इसने चहलगानी का गठन किया था। ये चहलगानी क्या होता है दोस्तों, ये 40 तुर्क सरदार का एक संगठन है दोस्तों। ये 40 तुर्क सरदारों का एक क्या था, 40 तुर्क सरदारों का एक समूह था जिसकी इसने क्या किया दोस्तों, जिसको नाम दिया गया चहलगानी। इसकी क्या की, इसने स्थापना की। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। 40 तुर्क सरदारों का एक समूह था दोस्तों जिसको इसने नाम दिया, इल्तुतमिश ने नाम दिया चहलगानी। इसी चहलगानी की स्थापना भी इल्तुतमिश के द्वारा की गई। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अब ये दोस्तों जो 40 थे ये कौन थे, ये योग्य थे। ये 40 योग्य तुर्क सरदार थे, 40 योग्य तुर्क सरदार थे। इन्हीं के एक दल को दोस्तों इसने क्या नाम दिया, चहलगानी नाम दिया। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। और इसी चहलगानी की स्थापना भी इसी ने किया, इल्तुतमिश ने किया। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अब दोस्तों इसने मोहम्मद गौरी के नाम पर एक मदरसा भी बनवाया। किसने दोस्तों, इल्तुतमिश ने मोहम्मद गौरी के नाम पर एक मदरसा भी बनवाया, जिस मदरसा का नाम है ए मुंडजी। क्या नाम है, ए मुंडजी मदरसा का नाम है। ए मुंडजी दोस्तों इस मदरसे का नाम है। ए मुंडजी दोस्तों इस मदरसे का नाम है। जो कहाँ पे है दोस्तों, दिल्ली में है। जो दोस्तों दिल्ली में है, किसकी याद में बनवाया गया था, मोहम्मद गौरी की याद में। मोहम्मद गौरी की याद में इसने एक मदरसा
बनवाया जिसका नाम है ए मुंडजी मदरसा, जो दिल्ली में मौजूद है। इसने मोहम्मद गौरी के याद में ये वाला मदरसा क्या किया था, मदरसा बनवाया था। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। ये दोस्तों थे इल्तुतमिश के कुछ कार्य, और मैंने आप सभी को इनके बारे में तमाम जानकारी दी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अथवा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसने एक निर्माण और भी क्या कराया जिसका नाम है सुल्तानगढ़ी। क्या नाम है दोस्तों, सुल्तानगढ़ी भी इसके द्वारा ही बनवाया गया था। सुल्तानगढ़ी भी इसके द्वारा ही क्या कराया गया था, बनवाया गया था। सुल्तानगढ़ी, ये याद रखिएगा, सुल्तानगढ़ी भी इसके द्वारा ही बनवाया गया था। सुल्तानगढ़ी भी इसके द्वारा ही बनवाया गया था। किसके द्वारा दोस्तों, ये बनवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। सुल्तानगढ़ी भी बनवाया गया था। और ये जो सुल्तानगढ़ी बनवाया गया था ये किसकी याद में बनवाया गया था, नसीरुद्दीन मोहम्मद की याद में ये बनवाया गया था। नसीरुद्दीन मोहम्मद की याद में ये सुल्तानगढ़ी बनवाया गया था। नसीरुद्दीन मोहम्मद की याद में ये सुल्तानगढ़ी दोस्तों क्या बनवाया गया था, सुल्तानगढ़ी बनवाया गया था। ये किसके द्वारा बनवाया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा। मोहम्मद नसीरुद्दीन की याद में सुल्तानगढ़ी भी बनवाया गया था। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब उसके बाद दोस्तों दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश की तीसरी जो शासिका हैं जिनका नाम है रजिया सुल्तान। अब मैं इनके बारे में भी आप सभी को पूरी डिटेल से जानकारी एक एक प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों अगर जानकारी हमारे द्वारा जो दी जा रही है आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ हम अब अगले शासक पे चलते हैं, अगली शासिका पे चलते हैं जिनका नाम है रजिया सुल्तान। क्या नाम है दोस्तों, रजिया सुल्तान। दोस्तों जो रजिया सुल्तान हैं ये दिल्ली सल्तनत की एकमात्र और पहली और आखिरी महिला थी जो एक शासिका बनी। क्या बनी दोस्तों, जो एक शासिका बनी। इसके अलावा दोस्तों रजिया सुल्तान के अलावा दिल्ली सल्तनत में कोई भी शासिका नहीं बनी रजिया सुल्तान के अलावा। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। फिर जो तीसरे नंबर पे आती हैं दोस्तों जिनका नाम है रजिया सुल्तान। ये दोस्तों गुलाम वंश की क्या है, तीसरी शासिका हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। गुलाम वंश की दोस्तों ये तीसरी शासिका हैं। कौन से नंबर की, ये तीसरी शासिका हैं गुलाम वंश की। कौन से वंश की दोस्तों, गुलाम वंश की ये तीसरी शासिका हैं जिनका नाम है रजिया सुल्तान। इनका जन्म दोस्तों कब हुआ था, इनका जन्म होता है 1206 में। 1206 में इनका जन्म हुआ था। 1206 में इनका क्या हुआ था दोस्तों, जन्म हुआ था। 1206 में इनका जन्म हुआ था। जब गुलाम वंश की शुरुआत होती है तभी इनका जन्म हुआ था 1206 में। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। इनका जन्म, रजिया सुल्तान का जन्म 1206 में हुआ था। कहाँ हुआ था, बदायूं में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, बदायूं में हुआ था। बदायूं में दोस्तों 1206 में रजिया सुल्तान का जन्म हुआ था। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अब दोस्तों इनके बारे में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की एकमात्र और आखिरी शासिका थी जो एक महिला शासिका थी। क्या थी, एक महिला शासिका थी। इनके अलावा दिल्ली सल्तनत में कोई भी महिला शासिका नहीं हुई। इनके अलावा मतलब रजिया सुल्तान के अलावा दिल्ली सल्तनत में कोई भी शासिका नहीं हुई, कोई भी मुस्लिम शासिका नहीं हुई। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब ये जो रजिया है दोस्तों, रजिया सुल्तान, इन्होंने क्या धारण किया, इन्होंने सैनिक वेशभूषा धारण की।
सैनिक वेशभूषा धारण की। कौन सी वेशभूषा दोस्तों? सैनिक वेशभूषा इन्होंने धारण की। ये महिला होने के बावजूद इन्होंने सैनिक वेशभूषा धारण की, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। क्या धारण किया दोस्तों? सैनिक वेशभूषा इन्होंने धारण की। और इन्होंने दोस्तों पर्दा प्रथा को छोड़कर पुरुष प्रथा को धारण किया। पुरुष प्रथा को धारण किया। पुरुष प्रथा को धारण किया, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये जो दोस्तों रजिया सुल्तान थी, इन्होंने सबसे पहले सैनिक वेशभूषा धारण की, उसके बाद इन्होंने पर्दा प्रथा को छोड़कर, पर्दा प्रथा को त्याग कर इन्होंने पुरुष जैसी वेशभूषा भी धारण की। जैसे मतलब पुरुष जैसे भी कपड़े पहनते हैं और जैसे भी मतलब ब्लेजर वगैरह और जो पैंट वगैरह, ये जो चीज़ें हैं मतलब जो पुरुष के नॉर्मल लाइफ में होती हैं, वो इन्होंने वेशभूषा धारण की। किसने? रजिया सुल्तान ने। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, इन्होंने पुरुष वेशभूषा में क्या दोस्तों पहनना स्टार्ट किया? कुबा और कुलाहा। क्या नाम है? कुबा और कुलाहा। कुबा और कुलाहा। अब हम बताएंगे आपको कि कुबा और कुलाहा क्या होता है। कुलाहा। इन्होंने क्या दोस्तों पहनना स्टार्ट किया? कुबा और कुलाहा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा कि कुबा और कुलाहा क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कुबा जो होता है वो होता है कोट, और कुलाहा जो होता है टोपी होता है। ये जो कुबा होता है ये होता है क्या? कोट। क्या होता है? कोट, जिसे हम बोलते हैं ब्लेजर। और ये जो कुलाहा होता है ये होती है टोपी। क्या होती है दोस्तों? टोपी। ऐसे आप ध्यान रखिएगा, जैसे जो शासक होते हैं, जो पुरुष शासक होते हैं, वो क्या पहनते हैं दोस्तों? कोट पहनते हैं और कैप लगाते हैं। तो ये महिला शासिका होने के बावजूद इन्होंने पर्दा प्रथा को सीधे तौर पर त्याग दिया। पर्दा प्रथा को छोड़कर इन्होंने पुरुष प्रथा को धारण किया। पुरुष प्रथा का मतलब है पुरुष लोग क्या पहनते? कोट पहनते। उस टाइम के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जो पुरुष, वो क्या पहनते थे? कोट पहनते थे और टोपी पहनते थे। तो सेम चीज़ इन्होंने भी अपनाई। महिला होने के बावजूद सेम चीज़ इन्होंने भी अपनाई। कोट पहना और टोपी पहनी। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों। ये कुबा और कुलाहा पहनकर ही कहाँ जाती थी? दरबार जाती थी। कहाँ जाती थी दोस्तों? दरबार जाती थी। कुबा और कुलाहा ही पहन के ये दरबार जाती थी। कुबा का मतलब होता है कोट और कुलाहा का मतलब होता है टोपी। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा कि रजिया सुल्तान ने ही जलालुद्दीन याकूत को क्या दोस्तों किया? जलालुद्दीन याकूत को दोस्तों असब साला का प्रधान घोषित किया। जलालुद्दीन याकूत को असब साला का प्रधान नियुक्त किया या घोषित किया। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। किसको दोस्तों? जलालुद्दीन याकूत को असब साला का प्रधान घोषित किया। किसने? रजिया सुल्तान ने। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। प्रधान के पद पर क्या किया दोस्तों? नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया?
प्रधान के पद पर इसे नियुक्त किया है? जलालुद्दीन याकूत को। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि ये असबसाला क्या होता है? असबसाला क्या होता है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, घोड़ों का रखरखाव जहाँ पे होता है उसी को हम बोलते हैं असबसाला। घोड़ों का रखरखाव जहाँ पे होता है उसी को हम बोलते हैं असबसाला। और इसी असबसाला का प्रधान नियुक्त किया था रजिया सुल्तान ने जलालुद्दीन याकूत को। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये काफ़ी क्वेश्चन आता है दोस्तों। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद दोस्तों जो अल्तूनिया के सूबेदार होते हैं, भटिंडा के सूबेदार होते हैं जिनका नाम है अल्तूनिया। भटिंडा के सूबेदार होते हैं दोस्तों जिनका नाम है अल्तूनिया। भटिंडा के सूबेदार होते हैं क्या नाम है दोस्तों? अल्तूनिया। अब जरा सुनिएगा यहीं से दोस्तों, रजिया सुल्तान ने जलालुद्दीन याकूत को क्या घोषित किया दोस्तों? किस पद पर नियुक्त किया? असबसाला के पद का प्रधान नियुक्त किया। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब ये जो जलालुद्दीन याकूत हैं और रजिया सुल्तान के बीच में क्या था दोस्तों? प्रेम था। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। उसके बाद ऐसा होता है, ये जो रजिया सुल्तान है भटिंडा के सूबेदार दोस्तों होते हैं अल्तूनिया। ये रजिया सुल्तान और जलालुद्दीन याकूत एक यात्रा पे जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों? भटिंडा के जो सूबेदार होते हैं अल्तूनिया, ये अटैक कर देते हैं। किस पे अटैक कर देते हैं? रजिया सुल्तान पे और जलालुद्दीन याकूत पे अटैक कर देते हैं, जहाँ पे ये जलालुद्दीन याकूत की क्या कर देते हैं? जलालुद्दीन याकूत की हत्या कर देते हैं। जलालुद्दीन याकूत की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। जलालुद्दीन याकूत की दोस्तों यहाँ पे हत्या कर देते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों भटिंडा के जो सूबेदार होते हैं जिनका नाम है अल्तूनिया, वो जलालुद्दीन याकूत की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। और उसके बाद रजिया सुल्तान को क्या कर लेते हैं? गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद रजिया सुल्तान को बंदी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बंदी बना लेते हैं रजिया सुल्तान को। उसके बाद रजिया सुल्तान क्या कर लेती हैं? जब दोस्तों रजिया सुल्तान को बंदी बना लेता है भटिंडा का सूबेदार जिसका नाम है अल्तूनिया, तो ये जो रजिया सुल्तान होती है ये किससे विवाह कर लेती है? अल्तूनिया से मैरिज कर लेती है। अल्तूनिया से क्या कर लेती है दोस्तों? मैरिज कर लेती है। क्या कर लेती है दोस्तों? अल्तूनिया से मैरिज कर लेती है। और इसी बीच दोस्तों क्या होता है, जब रजिया सुल्तान अल्तूनिया से मैरिज कर लेती हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, इल्तुतमिश का एक पुत्र होता है जिसका नाम है बहराम शाह। इल्तुतमिश का पुत्र होता है जिसका नाम है बहराम शाह। इल्तुतमिश का पुत्र होता है जिसका नाम है बहराम शाह। क्या नाम है दोस्तों? बहराम शाह। ये क्या होता है? ये पुत्र होता है किसका? इल्तुतमिश का ये पुत्र होता है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, जब ये भटिंडा से वापस आ रहे थे अल्तूनिया और कौन? रजिया सुल्तान, तो ध्यान रखिएगा रास्ते में इल्तुतमिश का जो बेटा होता है, इल्तुतमिश का जो पुत्र होता है जिसका नाम है बहराम शाह, ये रास्ते में मिलके भटिंडा के जो सूबेदार होते हैं अल्तूनिया और रजिया सुल्तान को क्या कर देता है? मार देता है, जान से मार देता है। कब मार देता है दोस्तों? कब मार देता है? 13 अक्टूबर 1240 में। 13 अक्टूबर 1240 को क्या कर देता है? इन दोनों लोगों की हत्या कर देता है। रजिया और अल्तूनिया की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। कौन? बहराम शाह। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। ये चीज़ आपको क्या हो चुकी होगी दोस्तों? ये चीज़ आपको
क्लियर हो चुकी होगी। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। ये दोस्तों गुलाम वंश की तीसरी शासिका थी जिनका नाम है रजिया सुल्तान। इनके बारे में यही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आप सभी को दी है। अब इसके बाद दोस्तों कौन आता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जरा इसे इरेज कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों ये बहराम शाह आ जाता है। कौन? मुइजुद्दीन बहराम शाह। बहराम शाह ये आ जाता है दोस्तों गद्दी पर। इसी ने दोस्तों क्या किया था, रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कर दी थी और रजिया सुल्तान को हरा दिया था। उसके बाद ये क्या आ जाता है, ये गद्दी पे आ जाता है। ये चौथा होता है दोस्तों। अब जरा देखिएगा इसके शासनकाल कैसा है और कब से कब तक ये रहता है दोस्तों। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा 1240 से लेकर 1242 तक इसका शासन रहता है। 1240 से लेकर 1242 तक क्या करता है, ये शासन करता है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। 1240 से लेकर 1242 तक इसका क्या रहता है, शासनकाल रहता है। 1240 से लेकर 1242 तक इसका क्या रहता है, शासनकाल रहता है, जिसका नाम है मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह दोस्तों 1240 से लेकर 1242 के बीच तक रहता है। जैसे ही दोस्तों ये पद पे आता है तो एक पद बनाता है। कौन सा पद बनाता है? कौन सा दोस्तों पद बनाता है, बताइएगा जरा कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग। दोस्तों ये पद बनाता है जिसका नाम है नायब ए मुगलकत। नायब ए मुगलकत एक पद बनाता है जिसका नाम है नायब ए मुगलकत। क्या पद बनाता है दोस्तों? नायब ए मुगलकत एक पद बनाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब दोस्तों होता है कि संपूर्ण अधिकारों का स्वामी। नायब ए मुगलकत का मतलब होता है संपूर्ण अधिकारों का स्वामी। संपूर्ण अधिकारों का स्वामी। संपूर्ण अधिकारों का स्वामी बोला जाता है नायब ए मुगलकत को। संपूर्ण अधिकारों का स्वामी। संपूर्ण अधिकारों का क्या बोला जाता है दोस्तों? स्वामी बोला जाता है नायब ए मुगलकत। इसने पद बनाया किसने? मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह जिसका शासनकाल 1240 से लेकर 1242 के बीच तक रहता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। संपूर्ण अधिकारों का स्वामी बोला जाता है नायब ए मुगलकत को। ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। ये चीज़ क्या हो चुकी होगी दोस्तों? ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। इस प्रकार दोस्तों वास्तविक शक्ति व सत्ता के कितने मतलब वो हुए, कितने पद हुए? इस प्रकार वास्तविक शक्ति व सत्ता के 3 दावेदार हुए। कितने दावेदार दोस्तों? 3 दावेदार। अब जरा ध्यान से देखिएगा। इसने एक पद बनाया जिसका नाम है नायब ए मुगलकत। नायब ए मुगलकत का मतलब होता है संपूर्ण अधिकारों का स्वामी। अब दोस्तों इस प्रकार वास्तविक शक्ति व सत्ता के 3 दावेदार हुए। कौन कौन से दावेदार? पहला दावेदार हुआ दोस्तों सुल्तान। पहला दावेदार हुआ सुल्तान।
पहला दावेदार हुआ सुल्तान। क्या नाम है दोस्तों? पहला जो दावेदार है वो है सुल्तान, दूसरा दावेदार है नायब और तीसरा दावेदार है वजीर। तीसरा दावेदार है वजीर। क्या है दोस्तों? वजीर। तीसरा जो दावेदार है वो है दोस्तों वजीर। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी दोस्तों। इसी के शासनकाल में 1241 में मंगोलों का क्या हुआ दोस्तों? आक्रमण हुआ। 1241 में मंगोलों का आक्रमण भी इसी के शासनकाल में हुआ था। इसी के शासनकाल में हुआ था। दोस्तों इसी के शासनकाल में 1241 में मंगोलों का आक्रमण हुआ था। किसके शासनकाल में? मुइजुद्दीन बहराम शाह, जिसका शासनकाल होता है 1240 से लेकर 1242 के बीच। इसी के शासनकाल में 1241 में मंगोलों का क्या होता है? आक्रमण होता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो दोस्तों इसका जो मुइजुद्दीन बहराम शाह है, इसका शासनकाल बस यहीं तक चलता है। अब जो अगला शासक आता है वो नंबर 5 पे आता है। अब जरा देखिएगा कि अगला शासक कौन आता है? गुलाम वंश का। गुलाम वंश का मतलब है कि गुलाम डायनेस्टी का जो अगला शासक होता है, जिसका नाम है नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद दोस्तों अगला शासक होता है। नसीरुद्दीन महमूद जो होता है, क्या होता है दोस्तों? अगला शासक होता है। नसीरुद्दीन महमूद जो है वो अगला शासक होता है गुलाम वंश का। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। नसीरुद्दीन महमूद जो अगला शासक होता है गुलाम वंश का। अब जो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का जो अगला शासक है, जिसका नाम है नसीरुद्दीन महमूद, इसका शासनकाल 1246 से लेकर 1265 के बीच में रहता है। 1246 से लेकर 1265 तक, 1246 से लेकर 1265 तक इसका क्या रहता है? शासनकाल रहता है। ये आपको याद रखना है। 1246 से लेकर 1265 तक इसका शासन रहता है नसीरुद्दीन महमूद का। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। नसीरुद्दीन महमूद का शासन 1246 से लेकर 1265 तक रहता है नसीरुद्दीन महमूद का। दोस्तों इसी के शासनकाल में एक नाम था मिन्हाजुद्दीन सिराज। मिन्हाजुद्दीन सिराज। क्या नाम था दोस्तों? मिन्हाजुद्दीन सिराज। मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक क्या की दोस्तों? इसको समर्पित की। किसको समर्पित की? नसीरुद्दीन महमूद को। क्या दोस्तों की? इसको अपनी किताब समर्पित की। और इस किताब का नाम क्या था दोस्तों? तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी इसकी पुस्तक का नाम था। तबकात ए नासिरी इसकी पुस्तक का नाम था। तबकात ए नासिरी इसकी पुस्तक का नाम था। इसी पुस्तक को इसने क्या किया? नसीरुद्दीन महमूद को क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। फिर हम अगली बात पे चलते हैं दोस्तों। नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में समस्त शक्ति बलबन के हाथों में थी। ये जो नसीरुद्दीन महमूद है, इसका शासनकाल जब चलता है तो इसके शासनकाल में समस्त जो जितनी भी शक्तियाँ थी, समस्त शक्ति किसके हाथों में थी?
समस्त शक्ति बलवन के हाथों में थी। बलवन के हाथों में थी। हाथों में थी। दोस्तों इसके शासनकाल में, नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में जो समस्त शक्ति थी वो किसके हाथों में थी? बलवन के हाथों में थी। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका है। अब ये दोस्तों ये जो बलवन है ये तुर्क ए चहलगानी का क्या था? नेता था। तुर्क ए चहलगानी का क्या था? नेता। तुर्क ए चहलगानी का क्या था? चहलगानी का नेता था। ये जो बलवन है दोस्तों ये तुर्क ए चहलगानी का क्या था? नेता था। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। इसी बलवन के पास सारी शक्तियाँ थी। किसके शासनकाल में? नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो दोस्तों आगे चल के देखते हैं उसके बाद क्या होता है। 1249 ईस्वी में इसने बलवन को उलुग खान 1249 ईस्वी में इसने बलवन को उलुग खान की उपाधि प्रदान की। दोस्तों 1249 ईस्वी में 1249 ईस्वी में क्या होता है? 1249 ईस्वी में बलवन खान को क्या उपाधि प्रदान की गई? बलवन खान को उलुग खान की उपाधि प्रदान की गई। उलुग खान की उपाधि प्रदान की गई। किसके द्वारा दोस्तों? नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा 1249 ईस्वी में बलवन खान को उलुग खान की उपाधि प्रदान की गई। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। और इसके साथ साथ दोस्तों बलवन को सेना का पूरा मतलब नियंत्रण भी दे दिया गया। बलवन को सेना का पूरा नियंत्रण भी दे दिया गया। सेना का पूरा नियंत्रण भी दे दिया गया। पूरा नियंत्रण भी दे दिया गया। इसके साथ साथ दोस्तों बलवन को सेना का भी पूरा नियंत्रण किसने दे दिया? नसीरुद्दीन महमूद ने बलवन को सेना का भी पूरा नियंत्रण दे दिया। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। नसीरुद्दीन महमूद ने बलवन को सेना का भी पूरा नियंत्रण दे दिया। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। इसके साथ साथ दोस्तों नसीरुद्दीन महमूद ने इसको एक पद और भी दिया जिसका नाम है नायबे मुमलकत। नायबे मुमलकत का भी पद दिया। नायबे मुमलकत का भी पद इसे दे दिया गया। नायबे मुमलकत का पद भी दोस्तों नसीरुद्दीन महमूद ने बलवन को दे दिया। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। उसके बाद दोस्तों क्या होता है 1265 में नसीरुद्दीन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। नसीरुद्दीन की मृत्यु कब होती है? 1265 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1265 में इसकी क्या हो जाती है?
महमूद की क्या हो जाती है, 1265 में इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद जो बलबन होता है, बलबन अपने आप को नसीरुद्दीन महमूद का उत्तराधिकारी घोषित कर लेता है और इसके साथ साथ बलबन क्या स्वीकार कर लेता है, बलबन दोस्तों सुल्तान की उपाधि भी धारण कर लेता है। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ये जो दोस्तों नसीरुद्दीन महमूद की जब 1265 में मृत्यु हो जाती है, उसके बाद बलबन अपने आप को उत्तराधिकार मान लेता है किसका, नसीरुद्दीन महमूद का, और बलबन जो है बलबन सुल्तान की उपाधि भी धारण कर लेता है। ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी आप सभी लोगों को। कभी कभी दोस्तों एसएससी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि दिल्ली सल्तनत में एक ऐसा सुल्तान बताइए जो टोपी सीकर, मतलब टोपियों को सिलकर अपना जीवन यापन करता था। तो वो यही दोस्तों सुल्तान था जिसका नाम है नसीरुद्दीन महमूद। ये टोपी सिलकर क्या करता था, अपना जीवन यापन करता था। इसको मोह माया, मतलब सत्ता अत्ता का कोई भी मोह माया लालच नहीं था। टोपी सीकर क्या करता था, टोपी सिलकर दोस्तों ये क्या करता था, अपना जीवन यापन करता था। टोपी सिलकर जीवन यापन दोस्तों करता था। ये दोस्तों टोपी सिलकर अपना जीवन यापन, नसीरुद्दीन महमूद दोस्तों टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था। सबसे पहले ये दिन भर ये टोपियाँ सिलता था और उसके बाद उन टोपियों को बेच देता था। उन टोपियों के बदले जितना भी इसको पैसा मिलता था उसी में अपना गुजारा करता था। इसको दोस्तों सत्ता या राज या मतलब शासन या सुल्तान, इन सभी चीज़ों से, मतलब रुपया पैसा, इन सभी चीज़ों से इसको कोई भी मोह माया नहीं थी। इसी के कारण ये दोस्तों टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था। ये क्वेश्चन एसएससी के द्वारा पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। नसीरुद्दीन महमूद एक ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक था जो टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगला शासक आता है गयासुद्दीन बलबन। गुलाम वंश का दोस्तों अगला शासक आता है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन कौन आता है दोस्तों, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन दोस्तों अगला शासक आता है गुलाम वंश का। गयासुद्दीन बलबन गयासुद्दीन बलबन ये दोस्तों दिल्ली सल्तनत का क्या है दोस्तों, ये दिल्ली सल्तनत का अगला शासक है जिसका नाम है गयासुद्दीन बलबन। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। इसका दोस्तों शासनकाल 1266 ईस्वी से लेकर 1286 ईस्वी तक इसका क्या रहता है, शासनकाल रहता है। किसका, गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल 1266 से लेकर 1286 ईस्वी तक रहता है। यह दोस्तों गुलाम वंश का 9वां सुल्तान था। ये गुलाम डायनेस्टी का, गुलाम वंश का 9वां शासक, कौन से नंबर का दोस्तों, 9वां शासक था। ये गुलाम वंश का दोस्तों 9वां शासक था। क्या, गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का 9वां शासक था। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब दोस्तों ये जो बलबन था, ये बलबन कौन था, ये बलबन दोस्तों इल्तुतमिश का क्या था, गुलाम था। ये इल्तुतमिश का क्या था, गुलाम था। इल्तुतमिश का ये क्या था, गुलाम था। ये दोस्तों जो बलबन है ये किसका गुलाम था, इल्तुतमिश का ये गुलाम था। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि ये इल्तुतमिश का क्या था दोस्तों, गुलाम था। और ये इल्तुतमिश का शासन कब से कब तक था, 1211 से लेकर 1236 तक इसका शासन था।
उसी के शासनकाल में दोस्तों ये क्या था, गुलाम था। किसका, इल्तुतमिश का गुलाम था गयासुद्दीन बलबन। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, जब इसको शासन मिला तब इसकी उम्र कितनी थी, 65 वर्ष। इसकी उम्र 65 वर्ष थी जब इसको शासन मिला। जब इसको क्या मिला, शासन मिला, तब इसकी उम्र क्या थी, 65 वर्ष। जब इसको शासन मिला तब इसकी उम्र क्या थी, 65 वर्ष थी। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। जब इसको दोस्तों शासन की गद्दी मिली तब इसकी उम्र मात्र थी 65 वर्ष। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। और दोस्तों एक क्वेश्चन और भी आ जाता है, इसी बलबन ने एक उपाधि धारण की जिसका नाम है जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही की उपाधि भी इसने ही धारण की। जिल्ले इलाही की उपाधि भी इसने धारण की। उपाधि भी क्या की, धारण की। जिल्ले इलाही की उपाधि दोस्तों बलबन ने धारण की। अब ये जिल्ले इलाही क्या होता है, जिल्ले इलाही का मतलब होता है दोस्तों ईश्वर की छाया। ईश्वर की छाया, जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया। ये अपनी प्रजा के बीच ये बताता था कि ईश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है कि आप जाइए और जनता की रखवाली करिए और जनता को सही मार्ग पर ले जाइए। इसी के लिए इसने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की। जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया। और ये जनता के बीच में ये भ्रामक जानकारी पहुंचाता था कि मेरे को ईश्वर ने भेजा है। इसी के लिए हमको बोला जाता है जिल्ले इलाही, मतलब ईश्वर की हम पे छाया है और आप हमारे सामने दंडवत होकर प्रणाम करिए और लेटकर हमारे चरणों को चूमिए। ये इसी ने मतलब बलबन ने ही ये सभी चीज़ें चलाई थी। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। और दोस्तों इसने दरबार में क्या, इसने दरबार में इसने दरबार में दोस्तों क्या किया, ईरानी आदर्शों का स्थापित किया। इसने दरबार में ईरानी आदर्शों को स्थापित किया। ईरानी आदर्शों को क्या किया, स्थापित किया। आदर्शों को स्थापित किया इसने अपने दरबार में। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। इसने ईरानी आदर्शों को स्थापित किया। इसने दोस्तों ईरानी आदर्शों को अपने दरबार में क्या किया, स्थापित किया। अब दोस्तों ईरानी जो आदर्श थे वो कौन कौन से थे, अब जरा ध्यान से देखिएगा। पहला दोस्तों था सिजदा। ईरानी आदर्श था, पहला था दोस्तों सिजदा। दूसरा दोस्तों क्या था, पाबोस। दूसरा क्या था, पाबोस था। पहला था सिजदा, दूसरा था पाबोस। अब सिजदा का मतलब क्या होता है, अब जरा ध्यान से देखिएगा। सिजदा का मतलब क्या होता है, सिजदा का मतलब होता है कि घुटने के बल पर झुककर प्रणाम करना। दोस्तों सिजदा का मतलब होता है कि घुटने के बल पर बैठकर क्या करना, प्रणाम करना। सिजदा का मतलब होता है कि घुटने के बल पर बैठकर प्रणाम करना। और पाबोस का मतलब होता है कि पेट के बल पर लेटकर उसके बाद बलबन के चरणों को चूमना। यही होता है पाबोस का मतलब। ये दोनों प्रथा इसने अपने शासनकाल में अपने दरबार में चलाई। कोई भी बाहर का जनता या कोई भी नागरिक आता था तो सबसे पहले वो सिजदा या पाबोस से ही गुजरता था। सिजदा का मतलब होता है कि वो अपने पैरों के या मतलब घुटनों के बल पर बैठकर क्या करे, उनको प्रणाम करे। किसको, बलबन को प्रणाम करे। पाबोस का मतलब होता है कि अपने पेट के बल पर लेटकर उसके बलबन के चरणों को चूमे। ये चीज़ इसने अपने दरबार में अपने शासनकाल में क्या की दोस्तों, चलाई। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। और दोस्तों इसने ईरानी त्यौहार नौरोज को भी मनाना शुरू किया।
इसने ईरानी त्यौहार जिसका नाम है नौरोज, उसकी शुरुआत की। नौरोज दोस्तों, एक ईरान में नौरोज का फेस्टिवल मनाया जाता है। नौरोज का मतलब होता है कि न्यू ईयर, नववर्ष। दोस्तों इसने ईरानी त्यौहार है, ये जो नौरोज है ये एक प्रकार का ईरानी त्यौहार है, ये ईरान में मनाया जाता है। तो इसी ईरानी त्यौहार को दोस्तों इसने अपने दरबार में भी क्या किया, प्रारंभ किया। अपने शासनकाल में इसने क्या किया, प्रारंभ किया। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अब दोस्तों इसने एक विभाग भी बनाया जिसका नाम है गुप्तचर विभाग। क्या विभाग, गुप्तचर विभाग। इसने एक विभाग भी बनाया दोस्तों जिसका नाम है गुप्तचर विभाग। इसके द्वारा ये गुप्तचर विभाग भी बनाया गया। जैसे अपने देश में NIA होती है, CBI होती है, CID होती है, और भी जो एजेंसीज होती हैं बड़ी बड़ी, सेम टू सेम इसने भी गुप्तचर विभाग बनाया था अपने शासनकाल में, जिसका नाम था गयासुद्दीन बलबन ने अपने शासनकाल में गुप्तचर विभाग बनाया था, मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अब दोस्तों इसकी मृत्यु कब हुई थी? इसकी मृत्यु हो जाती है 1286 में इसकी मृत्यु हुई थी। 1286 में इसकी दोस्तों क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। किसकी? बलबन की मृत्यु दोस्तों 1286 में हो गई थी। दोस्तों बलबन की मृत्यु के बाद जो गुलाम वंश की जो पद, मतलब राज्य की जो प्रतिष्ठा थी और जो मतलब इज्जत थी या सम्मान था, या जो सुल्तान की जो प्रतिष्ठा थी, जो पद था, वो पूरी तरह से खत्म हो गया। मतलब बलबन के बाद कोई भी शासक ऐसा नहीं था जो मतलब एक सुल्तान की उपाधि धारण कर सके या शासन को चला सके। इसके बाद इसका शासन बिखर गया, टूट गया। इसके बाद कोई भी योग्य शासक ही नहीं हुआ बलबन के बाद। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों इसको क्या बोला जाता है? गुलाम वंश का आखिरी शासक भी बोला जाता है। गुलाम वंश का क्या बोला जाता है? बलबन को गुलाम वंश का दोस्तों आखिरी शासक भी बोला जाता है। इसे हम बोलते हैं लास्ट रूलर ऑफ गुलाम डायनेस्टी। गुलाम वंश का दोस्तों आखिरी शासक भी इसे बोला जाता है। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। गुलाम वंश का इसे आखिरी शासक भी माना जाता है। सॉरी दोस्तों, इसे आखिरी शासक नहीं माना जाता। इसका जो पोता होता है, गुलाम डायनेस्टी मतलब इसका पोता होता है जिसका नाम है क्यूरस। दोस्तों एक क्यूरस नाम का एक व्यक्ति होता है। ये दोस्तों किसका पोता होता है? ये पोता होता है बलबन का। ये बलबन का क्या होता है दोस्तों? ये पोता होता है जिसका नाम है क्यूरस। क्या नाम है जिसका नाम है दोस्तों क्यूरस। ये क्यूरस दोस्तों क्या होता है? ये होता है आखिरी शासक। किसका? गुलाम वंश का। गुलाम वंश का दोस्तों ये आखिरी शासक होता है। क्यूरस नहीं, सॉरी दोस्त, क्यूमरस होता है। इसका नाम है क्यूमरस। इसका नाम है दोस्तों क्यूमरस। ये गुलाम वंश का आखिरी शासक होता है। और ये जो क्यूमरस है ये बलबन का इससे क्या रिश्ता था? पोते का रिश्ता था। ये जो क्यूमरस है दोस्तों ये बलबन का क्या था? पोता था। तो इसके मतलब बलबन क्या थे? बाबा थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसी के साथ दोस्तों गुलाम वंश यहीं पे ख़त्म होता हुआ। अब दोस्तों गुलाम वंश के बाद हम खिलजी वंश में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैंने आप सभी को दिल्ली सल्तनत का पहला वंश होता है गुलाम वंश, जो 1206 से लेकर 1290 तक चला था दोस्तों गुलाम वंश, गुलाम डायनेस्टी। मैंने आप सभी को गुलाम वंश के जितने भी शासक हुए और उन शासकों के बारे में भी मैंने सभी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। अब जो अगला वंश है खिलजी वंश, वो मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अथवा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।